आदरणीय अधिकारीगण और स्वयंसेवक मित्रों, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर एक ही विषय है जो दो हिस्सों में बांटा हुआ है और कुछ समस्याओं की चर्चा मैंने कल की थी और बची हुई समस्याओं की चर्चा आज करना चाहूँगा। कल मैंने मोटे तौर पर जो हमारा नॉर्थ वेस्ट का सीमा है, जब वहाँ की समस्याएं हैं, जिसको सप्त सिंधु या उत्तरापथ भी कहा जाता है, पंजाब भी कहा जाता है, और आज मैं नॉर्थ ईस्ट को लेकर वहाँ की हमारी जो समस्याएं हैं उस पर थोड़ी संक्षेप में चर्चा करना चाहूँगा और उसको लेकर क्या भ्रम बने हुए हैं, क्योंकि जो टॉपिक है उसमें भ्रमणा शब्द लिखा हुआ है। तो भ्रमणा का अर्थ मैं ये समझता रहा कि भ्रमण जो करता है भ्रमणा, तो फिर मैं हैरान था कि सुरक्षा को लेकर भ्रमणा से कुछ तालमेल बैठता नहीं। तो आज भानु जी से बात हुई तो उन्होंने कहा गुजराती में भ्रमणा का अर्थ है कि जो भ्रम फैला हुआ है, तो वो ज़्यादा उससे विषय को समझने में मुझे भी सुविधा हो गई, इसलिए आपसे बातचीत करने में भी सुविधा रहेगी। देखिए जी, हमारा जो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट है ये प्रैक्टिकली आपस में जुड़ा ही हुआ है। पूरा नॉर्थ है तो एक पश्चिम हिस्सा है, उसको नॉर्थ वेस्ट कह देते हैं, दूसरा नॉर्थ ईस्ट है तो वो ईस्ट का हिस्सा है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। और मोटे तौर पर पहाड़ है, हिमालय की उपत्यकाओं में फैला हुआ है। तो जिसका, जैसे मैंने कल कहा था, ये हमारी सीमा मोटे तौर पर सुरक्षित मानी जाती थी, इसलिए कि 6वीं 7वीं में पढ़ाते थे कि उत्तर में गजराज हिमालय जो हमारा कुदरती पहरेदार है, इसलिए वहाँ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो उस गजराज में नॉर्थ वेस्ट में तो दर्रा खैबर निकला हुआ था, वहाँ से कुछ मित्र आते थे, कुछ चले जाते थे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में तो इस प्रकार का भी कोई भाव नहीं था। लेकिन अंग्रेज़ों ने आने के बाद नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट दोनों को ही हिंदुस्तान से काट दें, इसकी योजना मोटे तौर पर बना ली थी। और नॉर्थ वेस्ट को तो फिर उन्होंने काट ही दिया, बहुत सा हिस्सा पाकिस्तान के नाम से बन गया। नॉर्थ ईस्ट जो है, जिसमें आज हम 6, 7, 8 स्टेट्स जो आती हैं, असम आता है, मेघालय आता है, त्रिपुरा आता है, मिज़ोरम आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, इस प्रकार के जो 7, 8 जो प्रांत हैं, इनको काटने के लिए हिस्ट्री में एक शब्द प्रसिद्ध है, कूपलैंड। कूपलैंड योजना थी कि इसको भी काटा जाए और उसको काटा जाए, वो अलग, नॉर्थ वेस्ट की योजना अलग थी, लेकिन इसको कैसे काटा जाए। नॉर्थ वेस्ट का काम तो लगभग अरबों ने, तुर्कों ने, मुगलों ने जो हमलावर थे उन्होंने निपटाया था, वहाँ कन्वर्जन करके बहुत से लोग कन्वर्ट हो गए थे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में तो लोग कन्वर्ट नहीं हुए थे। तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को मूल परंपराओं से कैसे काटा जाए कि वो हिंदुस्तान से अपने आप को हृदय में, जाने एक प्रकार से आत्म भाव से अलग मानना शुरू करते हैं। तो एक तो भाई सबसे अच्छा तरीका यही हुआ कि कुछ ऐसे शब्द खोजे जाएं जिन शब्दों का अर्थ जो है वो अंग्रेज़ों को सूट करता हो। तो एक शब्द सोशियोलॉजी वाले और एंथ्रोपोलॉजी वाले पढ़ाते रहते हैं। नॉर्थ ईस्ट की जब बात आती है कि वहाँ लोग एनिमिस्ट हैं, अंग्रेजी वाले एनिमिस्ट बोलते हैं, ANIOMS, कुछ ऐसे स्पेलिंग है। मैं हिंदी का टीचर हूँ, थोड़े अंग्रेजी के स्पेलिंगों में गड़बड़ हो जाती है कि उसका वो अर्थ किसी को पूछो कि भाई साहब ये एनिमिस्ट क्या होते हैं, जो प्रकृति की पूजा करते हैं। नॉर्थ ईस्ट के लोग जितने ट्राइब हैं ये तो प्रकृति पूजक हैं। तो हिंदुस्तान में कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो प्रकृति की पूजा नहीं करता? यानी हमारे आधे लोग तो पीपल के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं, कोई नदियों पर बैठकर स्नान करता रहता है, और कोई सूर्य को देखकर ही पानी देता रहता है, और कोई चंद्रमा को देखकर पूजा करता है। पूरा बिहार तो छठ पूजा में सूरज की पूजा करते करते थक जाता है। और पंजाब में लेडीज़ करवा चौथ का व्रत रखती हैं, चंद्रमा को देखकर भोजन करती हैं। तो हिंदुस्तान में कोई सिंगल आदमी भी ऐसा है जो नेचर की पूजा नहीं करता है। और लोग कहते हैं गणेश जी चूहे पर भाग दौड़ करते हैं, तो चूहा भी, सांप तो पवित्र है ही भाई, सांप तो शिव जी के गले में रहता है, तो गाय तो प्रैक्टिकली सबसे ऊपर है। कोई ऐसा प्रकृति का
कोई ऐसा पेड़, कोई ऐसा पौधा, कोई ऐसा है जो हमारी पूजा से छूटा हुआ है। लेकिन प्रकृति पूजक उनको कहा जाता है। और फिर इसलिए नहीं कहा जाता कि वो उसके गुणों को आइडेंटिफाई करते हैं, कि ये अपने आप को कहीं हिंदू ना कहना शुरू कर दें कि हिंदुओं से लागे हैं भाई। फिर यदि कोई कहे जे हिंदुओं से लागे तो भाई क्या हैं फिर? भाई साहब जो एनिमिस्ट हैं, प्रकृति पूजक हैं। तो आपने 1000 बार कहा एनिमिस्ट हैं, और स्कूल आपने ही शुरू किए थे पढ़ाने लिखाने के, लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया, आप एनिमिस्ट हो, हिंदुओं से अलग हो। फिर दूसरा कन्वर्ट करो, नॉर्थ ईस्ट को क्रिश्चियनिटी में बदलो, नॉर्थ वेस्ट तो इस्लाम में चला ही गया था। तो जब जाएं तो उधर को तोड़ दें इस्लाम के नाम पर, इधर को तोड़ दें क्रिश्चियनिटी के नाम पर। ये तो नॉर्थ ईस्ट का सौभाग्य था कि अंग्रेज़ों को जल्दी जाना पड़ गया, तो ये योजना कूपलैंड योजना अधूरी रह गई, नहीं तो काम वहाँ चला हुआ था। और वो हमारा सबसे ज़बरदस्त सीमा है चीन के साथ लगती है, एक्चुअली तिब्बत के साथ लगती है। बहुत से लोग हम कहते रहते हैं चीन के साथ हमारी सीमा लगती, चीन के साथ हमारी कोई सीमा नहीं लगती, हमारी सीमा तिब्बत के साथ लगती है। और तिब्बत से आगे चीन है। और भगवान की दया से तिब्बत छोटा देश नहीं है, तिब्बत की जो क्षेत्रफल है वो पश्चिमी सारे यूरोप से भी ज़्यादा है। लेकिन लोग वैसे हम मान लेते क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो लोग समझते छोटा सा है। ये पहाड़ वालों की बदकिस्मती है। मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, हिमाचल प्रदेश का जो इलाका है क्षेत्रफल है वो पंजाब से ज़्यादा है। लेकिन पंजाब में किसी से बात करो वो कहते हैं वो छोटा सा हिमाचल प्रदेश, क्योंकि पहाड़ का जो क्षेत्र होता है वो छोटा सा दिखाई, पॉपुलेशन थोड़ी होती है, क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा होता है। तो जिस वक्त हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, अंग्रेज गए, तो वो नॉर्थ ईस्ट को तोड़ नहीं सके। ये हमें मानना चाहिए कि ईश्वर ने हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा की। लेकिन भाई ईश्वर ने तो रक्षा कर दी, उसके बाद हम सीमाओं की रक्षा कर पाए या नहीं कर पाए? क्योंकि जब हिंदुस्तान से अंग्रेज गए, लगभग उसी कालखंड में चीन में जो सिविल वॉर चला हुआ था, चीन के कुछ लोगों ने वहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन चलाया हुआ था। वो थोड़ा सशस्त्र आंदोलन था, उस प्रकार का शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं था। तो बड़े लंबे अरसे से चला हुआ था। फिर 49 में उसका डिसीजन हो गया कि वहाँ की गवर्नमेंट भागने लगी, और जिन्होंने सिविल वॉर स्टार्ट की हुई थी उनका चीन पर कब्जा हो गया। अब देखिए भाई 47 में हम आज़ाद हुए, 49 में चीन पर कम्युनिस्टों का कब्जा हो गया। और कम्युनिस्टों ने, अब जब चीन आज़ाद हुआ था तो हम 2 साल पहले हो गए थे जब चीन में सिविल वॉर शुरू हुआ, ख़त्म हुआ, तो हिंदुस्तान ने सबसे पहले कि बहुत अच्छा हो गया, चीन ने बहुत, भाई अब तो माओ की सरकार आ गई है और ये बहुत अच्छा हिंदुस्तान के साथ। लोगों ने कहा भी कि भाई बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला करने की ज़रूरत नहीं है, पहले परख लो भाई, देख लो। लेकिन हिंदुस्तान पहला देश था जिसने तुरंत नई सरकार को लेकर एक प्रकार से गीत गाने शुरू कर दिए कि बहुत अच्छा हो गया। तो जब माओ का कब्जा हुआ तो सबसे पहले उसने क्या काम किया? सबसे पहले उसने कहा कि अब हमारे पास एक काम बच गया है कि जहाँ से तो हमने सरकार को भगा दिया, हमारी मुट्ठी में चीन आ गया है, एक बड़ा इम्पोर्टेंट काम बचा हुआ है। तो थोड़ा हिंदुस्तान भी अलर्ट हुआ कि भाई क्या काम बच गया? तो उनका तिब्बत को आज़ाद करवाना है। तो तिब्बत ऐसा देश है जो कभी किसी को गुलाम रहा ही नहीं। तो उन्होंने कहा भाई तिब्बत को किससे आज़ाद करवाना है? तो उनका नहीं, तिब्बत में उस प्रकार गुलाम तो नहीं रहा, लेकिन ये जो साम्राज्यवादी शक्तियां हैं उन शक्तियों ने इनडायरेक्टली यहाँ कब्जा किया हुआ था, अब वो साम्राज्यवादी शक्तियों को भगाना है। और उन्हीं दिनों हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी यही गीत गाते थे कि साम्राज्यवादी शक्तियों से हम बड़ी मुश्किल से आज़ाद हुए हैं, दुनिया भर में हमें साम्राज्यवादी शक्तियों को उखाड़ना है। तो दोनों के नारे मोटे मोटे मिल गए। ये दुनिया भर से उखाड़ने को लगे हुए थे तो वो तिब्बत से साम्राज्यवादी शक्तियों को उखाड़ना चाहते थे। तो उसका जो फिर मामला होना था वही हुआ। सरदार पटेल उन दिनों होम मिनिस्टर थे, आपके गुजरात के ही थे भाई। वो समझ गए कि ये साम्राज्यवादी शक्तियों को उखाड़ते उखाड़ते तिब्बत को गवा बैठेंगे, कि साम्राज्यवादी शक्तियाँ उखड़ती हैं या नहीं उखड़ती भगवान जाने। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू तिब्बत को हाथ से गंवाने का मतलब ये नहीं कि तिब्बत इंडिया का हिस्सा था, भाई आज़ाद देश था, लेकिन ये तिब्बत को गंवा देंगे, चीन हमारे सिर पर आ जाएगा।
और चीन सिर पर आ गया फिर सीमाएं असुरक्षित हो जाएंगे। इसलिए वो जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। और बीच में जो तिब्बत बफर स्टेट है, तिब्बत बचेगा तो हिंदुस्तान बचेगा, हिंदुस्तान की सीमाएं बचेंगी। तिब्बत गया तो समझ लीजिए हिंदुस्तान के सिर पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हिस्ट्री के लोग तिब्बत को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, दुनिया की छत है। तो भाई छत पर दुश्मना बैठे और आप आंगन में हों तो फिर लड़ाई उसी प्रकार की होगी। वो ऊपर से एक पत्थर मारेगा, आपका सिर टूट जाएगा, आप निशाना बनाकर ऊपर को मारते रहो, बीच में आ जाए वापस वहाँ चाहे ना आ जाए कुछ पता नहीं चलता। तो पटेल ने फिर एक नेहरू को चिट्ठी लिखी, वो चिट्ठी छपी हुई है। तो पटेल ने कहा मैं देख रहा हूँ कि चीन की कुछ हरकतें इस प्रकार की हो रही हैं कि वो तिब्बत पर हमला ना कर दे। और फिर उसने नेहरू को लिखा कि यदि तिब्बत पर चीन हमला करता है तो हिंदुस्तान को ये मानना चाहिए कि चीन ने हम पर ही हमला कर दिया है, कि यदि तिब्बत डिसअपीयर हो गया तो चीन हमारे सिर पर आ जाएगा, नंबर 1। और नंबर 2, चीन जो है वो बाई नेचर विस्तारवादी है, एक्सपेंशनिस्ट है, और उसको सीमा से जितना दूर रखा जाए, नहीं तो हमारी सीमाएं असुरक्षित हो जाएंगी। पटेल की वो चिट्ठी काफ़ी लंबी है, उसमें उसने बहुत से आर्गूमेंट दिए हुए हैं। तो उसने पंडित जी को लिखा हुआ है कि ये मेरी चिट्ठी जो है ये आप कैबिनेट मीटिंग में रख देना, क्योंकि मेरी थोड़ी सेहत ख़राब है, मैं आ नहीं पाऊँगा। तो पंडित जी ने भाई वो चिट्ठी तो कैबिनेट मीटिंग में नहीं रखी, और बाद में जवाब दिया पटेल को, इनडायरेक्ट दिया कि कुछ मसले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, कुछ घरेलू होते हैं जो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मसलों को सुलझाने के लिए बड़ी बुद्धि चाहिए। आप होम मिनिस्टर हो तो इसको थोड़ा ध्यान दो कि हिंदुस्तान की समस्याएं, बाकी जो अंतर्राष्ट्रीय चीज़ मैं देखता हूँ। तो पटेल जी तो हिंदुस्तान के दुर्भाग्य से जल्दी ही उनका देहांत हो गया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो अंतर्राष्ट्रीय समस्या देख ली। चीन ने तिब्बत पर हमला कर दिया, और चीन की सेना तिब्बत को, जो देखिए तिब्बत का एक हिस्सा हिंदुस्तान के साथ लगता है, दूसरा हिस्सा चीन के साथ लगता है। तो चीन ने उस साइड से हमला किया जो उनके साथ लगता था। तो तिब्बत का एक प्रतिनिधि मंडल आया दिल्ली भागकर, उसने कहा कि भाई उन्होंने हमला कर दिया है तो आप हमारी मदद कीजिए। तो पंडित जी ने कहा कि बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आप ऐसा करो, आप अमेरिका जाओ या एक बार इंग्लैंड भी जा आओ, वो आपकी मदद करेंगे। तो वो गए, इंग्लैंड भी गए, अमेरिका भी गए। तो उन दोनों ने क्या कहा कि भाई आपकी सीमा तो लगती हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान तो कुछ कह नहीं रहा, तो हम इतनी दूर बैठे, हम दखलंदाजी कैसे करेंगे? आप जाकर दिल्ली से बात करो, यदि एक बार हिंदुस्तान कहेगा कि चीन गलत हमला कर रहे हैं, हम 10 बार कहेंगे और आपकी मदद भी करेंगे। तो वो घूम फिर कर वापस आ गए दिल्ली, उन्होंने फिर बात की। तो दिल्ली वालों ने फिर यही समझाया कि आप थोड़ा हिम्मत रखो और हम बोलेंगे नहीं। तो फिर चीन वालों ने उनको कहा कि आपने घूम लिया, सब पास घूम लिए ना, इंग्लैंड भी जाया है, अमेरिका भी जाया है, दिल्ली भी सब देख लिया, अब ऐसा करो पीकिंग में पहुंचो। तो प्रतिनिधि मंडल पीकिंग पहुंचा, तो चीन गवर्नमेंट ने उनसे ज़बरदस्ती साइन करवाए कि तिब्बत जो है वो मातृभूमि का हिस्सा है, चीन मातृभूमि है, तिब्बत उसका हिस्सा है, और तिब्बत मातृभूमि से मिलने के लिए बहुत दिनों से छटपटा रहा है, लेकिन साम्राज्यवादी ताकतों ने इसको मिलने नहीं दिया। अब वो अवसर आ गया है, हम अपने हृदय से तिब्बत को चीन का हिस्सा है ही उसमें मिला रहे हैं। तो दलाई लामा उन दिनों हिंदुस्तान की सीमा पर आए हुए थे, उनको खतरा था कि गड़बड़ हो जाएगी। तो उन्होंने इंडिया को संदेश भेजा कि आप मुझे शरण दीजिए तो तिब्बत के लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे, और जहाँ बैठकर हम चीन से स्ट्रेटजिकली। तो पंडित जी ने खैर उनको समझाया कि हम आपको असाइलम नहीं दे सकते, आप चीन के साथ जाकर बात कीजिए। टू कट दी स्टोरी शॉर्ट, उसके बाद चीन ने हमला कर दिया। हमला तो किया ही हुआ था, चीन की आर्मी लहासा पहुंच गई, और हिंदुस्तान क्या करता रहा? हिंदुस्तान विश्व की राजनीति में चीन को सपोर्ट करता रहा। केवल सपोर्ट ही नहीं किया, हिंदुस्तान का जो ये डाक तार विभाग था वो तिब्बत के साथ साझा था, प्रैक्टिकल वो हिंदुस्तान का विभाग था,
तिब्बत में भी काम करता था। तो भारत सरकार ने वो सारा जो डिपार्टमेंट था चीन के हवाले कर दिया। हिंदुस्तान की एम्बेसी थी लहासा में, वो एम्बेसी हिंदुस्तान ने, चीन ने थोड़ा हल्ला गुल्ला किया तो हिंदुस्तान ने एम्बेसी का काम भी बंद कर दिया। हमारी आर्मी वहाँ बैठती थी, हिंदुस्तान ने आर्मी भी वापस बुला ली। और आर्गूमेंट वही था कि ये सब चीज़ें ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की निशानियाँ थीं और हम साम्राज्यवाद के खिलाफ हैं, इसलिए सब निशानियाँ विड्रा कर रहे हैं। और भाई चीन ने लगभग कब्जे कर लिए, फिर 59 में तो कब्जे ही कर लिया। और फिर दलाई लामा 59 से पहले 55 में दलाई लामा फिर हिंदुस्तान आए। भारत सरकार भगवान बुद्ध का जयंती मना रही थी बड़े लेवल पर, तो दलाई लामा को इनवाइट किया था। तो दलाई लामा शायद मसूरी में ठहरे थे, अब मेरे ध्यान में नहीं कहाँ ठहरे, नैनीताल में या मसूरी में। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू मिले दलाई लामा से। दलाई लामा ने अपने मेमोयर्स में लिखा है जे, उसने लिखा कि नेहरू मुझे इस प्रकार ट्रीट कर रहे थे जैसे कोई बुजुर्ग किसी बच्चे को ट्रीट करता है। कहते मैंने उनको बताया कि चीन ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, जो भी कर रहा है। और कहते मैंने कहा कि आपको खतरा है। तो नेहरू ने कहा, एग्जैक्ट नेहरू के शब्द थे, नाउ यू शुड लर्न टू लिव विद चाइनीज़, कि उनके साथ कैसे रहना है। तो दलाई लामा का क्लासिकल उत्तर था, क्योंकि भाई तिब्बत तो चीन के साथ उनकी सीमा लगती थी, उनको तो पता ही था कैसे रहना है, हिंदुस्तान की सीमा नहीं लगती थी। तो दलाई लामा ने कहा, सर वी नो हाउ टू लिव विद चाइनीज़, नाउ यू शुड लर्न हाउ टू लिव विद चाइनीज़, कि अब वो आपके सिर पर आएगा, अब आपको सीखना चाहिए कि चीन के साथ कैसे रहना है। और जब दलाई लामा 59 में तो हिंदुस्तान में आ ही गए। और प्रिय मित्रों, उसके बाद सबसे पहला हमला जो चीन ने किया वो हिंदुस्तान पर किया। अब जो हम रक्षा मंत्रालय पर जो रक्षा सब्जेक्ट जो सिक्योरिटी का सब्जेक्ट है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी का, उस पर के जो विशेषज्ञ हैं वो इस बात को लेकर दो प्रकार से देखते हैं कि नेहरू धोखा खा गए। नेहरू ने बाद में कहा भी, हिंदी चीनी भाई भाई का तो बहुत हल्ला मचाया हुआ था कि नेहरू धोखा खा गए। और क्या धोखा खा गए कि नेहरू तो मानते थे तिब्बत और इंडिया को सीमा की जो लाइन बनी हुई है उसको मैकमोहन लाइन कहते थे, कि नेहरू मानते थे कि ये मैकमोहन लाइन जो है वो तिब्बत और हिंदुस्तान की सीमा है। अब चीन उसको मान नहीं रहा था, वो कह रहा था इसके आगे तिब्बत जाता है। तो किसी ने कहा बात तो आपकी ठीक है। चीन ने कहा ये जो मैकमोहन लाइन है ये तो ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की जूठन है। भाई नेहरू पिछले 5 साल से चिल्ला रहे थे कि हमने आर्मी इसलिए हटाई, ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की देन है, डाकतार विभाग इसलिए दे दिया, ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की देन है, एम्बेसी इसलिए बंद कर दी, ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की देन है। तो मैकमोहन लाइन भी मैकमोहन ने बनाई थी, चीन ने कहा ये भी ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की देन है, इसको भी हम नहीं मानते। अब नेहरू कह रहे हैं इसको हम मानते हैं। भाई जिस तर्क से आप बाकी चीजों को कंडेम कर रहे हो, चीन ने उसी तर्क को उठाकर नेहरू के आगे कर दिया। फिर नेहरू कह रहे नहीं ये तो सीमा बिल्कुल ठीक है, ये तो मैकमोहन लाइन तो हम मानते हैं, वो कहते हम नहीं मानते। आप जो आपकी सीमा पर दुश्मन है उसको समझने में एक प्रकार से असफल हो गए। अब सीमा की सुरक्षा की जिम्मेवारी जिसके पास थी, उस व्यक्ति ने सीमा को या तो उस ढंग से समझा ही नहीं, जहां असफल हो गया। मुझे शक है कि उसको सीमा के अर्थ क्या होते हैं वही पता नहीं था। महाभारत में एक श्लोक आता है कि जो लोग किसी देश को अपनी मां मानते हैं, दुनिया में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो देश को केवल देश नहीं मानते, मां मानते हैं, उनमें हिंदुस्तान तो सबसे ऊपर है। तो जो सीमा होती है वो मां के वस्त्र के समान होती है। यदि कोई दुश्मन आक्रमण करके सीमा का उल्लंघन करता है तो वो एक प्रकार से मां का चीरहरण करता है। तो यदि तो भाई आप सीमा को मां के वस्त्र मानते हो, फिर तो आप सीमा की रक्षा के लिए सन्नद्ध हो ही जाओगे।
रिजल्ट जो मर्जी हो, लेकिन यदि आपका कंसेप्ट ही सीमा को लेकर और है। अब मुझे बहुत से मित्र पूछते हैं कि अग्निहोत्री जी आप वैसे ही पंडित जी के पीछे पड़े रहते हो, उनका कंसेप्ट और क्या था? और कंसेप्ट भी भाई पंडित जी ने खुद ही बताया था। ये जो लद्दाख है, चीन ने लद्दाख के, आप कभी नक्शा देखें तिब्बत और चीन और हिंदुस्तान का, जो लद्दाख है, लद्दाख से परे सीकियांग है, जिसको चीनी सीकियांग कहते हैं, उसको ईस्ट तुर्कमेनिस्तान है। वो चीन ने ईस्ट तुर्कमेनिस्तान पर कब्जा कर लिया था, अभी भी उनका कब्जा है। वहाँ ज़्यादा उइगर मुसलमान रहते हैं, आजकल कहीं ना कहीं मीडिया वाले भी बताते रहते हैं। अब इधर सीकियांग है, इधर लद्दाख है। तो चीन ने जब ईस्ट तुर्कमेनिस्तान पर सीकियांग पर कब्जा कर लिया, फिर उन्होंने एक सड़क बनानी शुरू कर दी सीकियांग को अपने तिब्बत से जोड़ने के लिए। तो यानी इधर लद्दाख है, इधर तिब्बत है, इधर सीकियांग है। सीकियांग पर उनका कब्जा हो गया, अब वो तिब्बत को सीकियांग से जोड़ना चाहते थे। उन्होंने सड़क बनानी शुरू कर दी और वो बनाते रहे सड़क, दिल्ली चुप रही। फिर वो जिस दिन सड़क बन गई तो उन्होंने पीकिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा की कि हमने सीकियांग को तिब्बत से बाई रोड जोड़ दिया है। तो उन दिनों लोकसभा का सेशन चला हुआ था। तो जब ये खबर आई तो जो मेंबर थोड़ा भूगोल को जानते थे, बाकी बहुत ऐसे होते हैं जो भूगोल से बहुत ज़्यादा वाकिफ नहीं होते, तो उनको लगा कि ये कैसे जुड़ सकती है सड़क? सीकियांग इधर है, तिब्बत इधर, बीच में तो लद्दाख आता है, तो सड़क कहाँ से बन गई? उन दिनों फ्लाई ओवर का रिवाज अभी था नहीं, तो सड़क बनी कैसे? तो फिर इसका मतलब लद्दाख में से होकर ही बनी सड़क, और कैसे बन सकती है? तो लोकसभा में हल्ला पड़ गया और प्रश्न होने लगे, बमबारी होने लगी कि कैसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सरकार क्या कर रही है, सरकार सोई हुई है, ये है। तो फिर पंडित जी गुस्से में आ गए, भाई गुस्से में जल्दी आते थे। तो उन्होंने कहा आप इतना हल्ला मचा रहे हो, कभी लद्दाख गए हो क्या? अब भाई आज नहीं लद्दाख कोई जाता, तो उन दिनों किसी ने लद्दाख क्या करने जाना था, सड़कें तो थी नहीं। तो उन्होंने कहा भाई साहब लद्दाख तो नहीं कभी गए। फिर जब गए नहीं, इतना हल्ला क्यों मचा रहे हो, या आपको पता ही कुछ नहीं? तो भाई अब यदि मैं अमेरिका के बारे में कोई बात करता हूँ तो ज़रूरी है कि अमेरिका मुझे जाना ही पड़ेगा, तभी बात कर सकता हूँ। तो नेहरू ने कहा आप गए नहीं, आपको पता कुछ नहीं। जिस ज़मीन पर उन्होंने कब्जा किया है, आगे की भी नेहरू के शब्द क्लासिकल ही थे, नॉट इवन ए सिंगल ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज ऑन दैट लैंड, कि वो तो ज़मीन बंजर ज़मीन है, किसी काम की नहीं है, घास तक वहाँ पैदा नहीं होता, वहाँ कब्जा कर लिया, सड़क बना ली, आप लोगों ने तूफान खड़ा कर दिया। तो भाई जो देश की सीमा को इस बैरोमीटर से देखता है कि इसमें गेहूं कितना पैदा होता है या नहीं होता, सेब का पौधा उगता है या नहीं होता, यदि नहीं उगता फिर तो ये बंजर है, किस काम की है, ले गया तो ले गया। महावीर त्यागी कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट थे और वो खड़े हो गए और भगवान की दया से गंजे थे। उन्होंने कहा पंडित जी इस पर भी कुछ नहीं उगता, काट कर चीन को दे दो। वो कांग्रेस के ही थे, वो उन्हीं की पार्टी के थे। अब देखिए मैं जे भाई सारी राम कथा इसलिए सुना रहा हूँ कि देश का जो शासक है, राजा है, यदि सीमाओं के बारे में या तो अज्ञानी है, नेहरू अज्ञानी तो हो ही नहीं सकते। ये तो नेहरू की आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़िए, ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िए, रिमार्केबल किताबें हैं, इसलिए अज्ञानी तो हो नहीं सकते। तो आपका जो भाव कंसेप्ट है देश को लेकर, सीमा को लेकर, वो कंसेप्ट खतरनाक है। आप देश का जो वैल्यूएशन करते हो, जैसे पटवारी खेतों की वैल्यूएशन करता है ना जी, कि ये खेत बंजर है, इसमें इतना, ये खेत मूंगफली के लिए बहुत उत्तम है, इसकी वैल्यू इतनी पड़ेगी, ये बंजर है जहाँ तो पानी भी नहीं लगता, इसकी वैल्यू 2 रुपये है, इसकी 100 रुपये है। तो आप देश की जो सीमाएं हैं उसका जो वैल्यूएशन करोगे वो इस हिसाब से करोगे क्या? तो यदि इस प्रकार से करोगे तो देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं रह सकती। और पंडित जी ने उसी प्रकार से की थी, इसलिए नॉर्थ ईस्ट की हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं रही और चीन ने उनका उल्लंघन किया
और बहुत से हिस्से पर कब्जा कर लिया। प्रिय मित्रों, अब दूसरा प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है। ये जो साउथ ईस्ट एशिया है ना, ये आप मणिपुर से आगे निकल जाइए बर्मा, बर्मा से आगे थाईलैंड, थाईलैंड से आगे कंबोडिया, थाईलैंड से मलेशिया, फिर सिंगापुर भी, फिर कंबोडिया, फिर आपका वियतनाम, फिर बीच में लाओस, ये सारे जितने 7-8 देश हैं, इन सभी की सीमाएं मोटे तौर पर लाओस की, वियतनाम की, कंबोडिया की, चीन के साथ भी लगती हैं। और ये सब चीन से बड़े दुखी रहते हैं। चीन इन पर भी कहता रहता है जी हमारे देश कैसा है, हमारे देश कैसा है। तो ये सब देश जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, ये सब बड़े प्रसन्न हुए कि अब चीन से डरने की जरूरत नहीं है, अब हिंदुस्तान भी आज़ाद हो गया है, अब हिंदुस्तान हमारी चीन से रक्षा करेगा, अब हमें चीन से घबराने की जरूरत नहीं है। तो उनकी प्रसन्नता बहुत देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि पहला ही टेस्ट जो आया हिंदुस्तान के लिए वो तिब्बत आ गया। तिब्बत की सीमा तो हमारे साथ ही लगती भाई, कंबोडिया की, वियतनाम की तो चीन के साथ लगती है ना। कल्चर उनका हमारा कल्चर है, इसलिए उनको लगता था कि भारत अब आ गया है तो कोई डरने की जरूरत नहीं। तिब्बत की सीमा तो हमारे साथ लगती थी। और तिब्बत देश ऐसा था कि यदि आप तिब्बत में जाएं तो आपको अंदाजे नहीं लग सकता कि उनका कल्चर और हमारे कल्चर में कोई डिफरेंस है या नहीं है। जिन देवी देवताओं की आप पूजा करते हो उन्हीं की वो करते हैं। तारा देवी को लेकर जहाँ भी बड़े तांत्रिक तो बहुत ज़बरदस्त पूजा करते हैं, और तिब्बत में तो तारा देवी के बिना काम ही नहीं चलता। तिब्बत की हर 6ठी-7वीं लड़की का नाम ही तारा होता है। वो तिब्बती भाषा में, भोटी भाषा में तारा को डोलमा कहते हैं। आप यदि 20-30 तिब्बती लड़कियां खड़ी हों तो पूछ लेना, हर 6ठी-7वीं लड़की अपना नाम तारा डोलमा बताएगी। और बांगचू का अर्थ भोटी भाषा में शिव शंकर को बांगचू कहते हैं। 20-25 तिब्बती लड़के खड़े हो तो पूछना उनसे कि आपका नाम क्या है, हर 6ठा-7वां लड़का बांगचुक होगा। तो बुद्ध के लिए तो इतने शुद्ध हैं कि आप अंदाजा ही छोड़ दीजिए। तो ऐसा तिब्बत और हिंदुस्तान के साथ सीमा मिलती है, और चीन हमला करने की सोच रहा है, और पटेल लिख रहे हैं कि हमला हम पर माना जाए। और ये जो 7-8 देश साउथ ईस्ट एशिया के, ये आशा लगाए बैठे हैं कि हिंदुस्तान रक्षा करेगा। जब हिंदुस्तान पहली परीक्षा में ही फेल हो गया, मतलब जो तिब्बत को लेकर फर्स्ट एग्जामिनेशन हुआ, पहले सेमेस्टर का एग्जामिनेशन, उसी में हाथ खड़े कर दिए। तो ये सब देश जो थे, ये या तो चीन की शरण में चले गए या अमेरिका की शरण में चले गए, कि या तो अमेरिका रक्षा करेगा या फिर चीन से भाई समझौता कर लो। ये जो सीमा को लेकर, नॉर्थ ईस्ट की सीमा को लेकर सारा एक्सपेरिमेंट किया गया, इसमें एक और मैं जोड़ना चाहूँगा। परम पूज्य गुरु जी ने वो बात कही थी, इसलिए मैं, क्योंकि उन्हीं की स्मृति में व्याख्यान वाला है, उसको जरूर कोट करना चाहूँगा। जब हमला हुआ ना, तिब्बत, चीन ने हमला कर लिया, तिब्बत को जीत लिया। 62 में तो हम पर ही हमला कर दिया, फिर हमारी भी काफ़ी ज़मीन जीत ली। तो अखबारों में बहुत खबरें छपती थी, चीन ने विश्वासघात किया है, चीन ने ऐसा किया है, चीन ने फलां किया है, ये किया है, वो किया है। तो गुरुजी का एक भाषण था, पांचजन ने शायद कहीं कोट भी किया था। गुरुजी ने अपने भाषण में कहा, ये लोग जो इतना हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं कि चीन ने विश्वास किया, चीन ने क्या विश्वासघात किया है? विश्वासघात तो तब होता है, मुझे यदि आप पर विश्वास है, फिर आप मुझे धोखा दें, फिर तो मैं कहूँगा इन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया है। यदि मुझे आप पर विश्वास ही नहीं है, तो फिर आप मेरी पीठ में छोड़ मार दो, फिर क्या विश्वासघात है? फिर तो मुझे आप पर विश्वास है ही नहीं, आप तो ऐसे ही करोगे। तो गुरुजी ने कहा, हिंदुस्तान के लोगों को चीन पर कभी विश्वास था ही नहीं, इसलिए उसने क्या विश्वासघात किया। एक्चुअली तो तिब्बत के लोगों को हिंदुस्तान पर बहुत विश्वास था। और कितना विश्वास था, इसका एक छोटा सा उदाहरण देके मैं अपनी बात, मतलब इस मुद्दे को खत्म करूंगा कि कितना विश्वास था। एक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, दावा छीरेंग, जो क्या नाम था उसका, मुझे अब एग्जैक्ट नाम ध्यान में नहीं है, अभी उसकी डेथ हो गई। वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे शायद। उसकी किताब है रेड स्टार ओवर तिब्बत, वो भी तिब्बत से भाग कर ही आया था। तो उसने लिखा हुआ है कि जब
चीन के लोग आए हमारे इलाके में, तो हम बहुत डरे हुए थे। हमारी माँ ने कहा कि ये राक्षस होते हैं, इनके सिर पर सींग होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। जब कहता वो आए तो सींग सूंग तो कहीं दिखाई नहीं दिए। तो उसने लिखा कि मैं 6ठी 7वीं में, पता नहीं 5वीं में पढ़ता था। तो जब छुट्टियां हुई तो मैं अपने किसी रिश्तेदार के घर रिमोट किसी गांव में मिलने के लिए गया। जैसे बच्चे चली जाते मामा चाचा ताया के, तो वो कहता गांव में वो घूम रहा था, एक दुकानदार, छोटा सा दुकान होगा गांव, कैसा तिब्बत का रिमोट गांव और कितनी बड़ी दुकान, छोटी मोटी की दुकान होगी। तो कहता उस दुकान में एक कैलेंडर लगा हुआ था। तो कहता मैं तो बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था, कैलेंडर देखकर मैंने उत्सुकता बस उसमें एक फ़ोटो लगा हुआ था। तो मैंने दुकानदार से पूछा जे किसका कैलेंडर है, कौन है जे? कहता उसको नाम नूम तो नहीं पता था। उसने कहा नाम तो मुझे पता नहीं कौन है, लेकिन ये हिंदुस्तान के राजा का फ़ोटो है। ये अपने क्या नाम है इसका, तिब्बत के उस साइड के लोग ना इधर से नाथूला से होकर दार्जिलिंग आते थे बिजनेस करने के लिए, कुछ सामान लेकर जाते थे, कुछ उधर से लाते थे। तो कोई दुकानदार आया होगा दार्जिलिंग से, जहाँ गंगटोक से, कैलेंडर नेहरू का कोई बने हुए होंगे, ले गया होगा, दुकान पर लटका लिया होगा। अब नाम तो उसको इतना याद नहीं रहा, जवाहरलाल या फलाना, तो उसको इतना याद था कि ये हिंदुस्तान का राजा है। तो उस दुकानदार ने क्या कहा, जो दुकानदार बिल्कुल रिमोट एरिया में रहते, ना उसको यूएनओ का पता, ना विश्व का पता, ना राज, कुछ नहीं, वो सब चीज़ों से क्या, तो उसने कहा ये हिंदुस्तान का राजा है, जब चीन हमें तंग करेगा तो हिंदुस्तान का राजा हमारी मदद करेगा। ये मतलब रिमोट का एक तिब्बती गांव का, उसको भी इतना विश्वास है हिंदुस्तान पर कि जब चीन छेड़ेगा तो हिंदुस्तान बचाएगा। और गुरुजी ने कहा, तो गुरुजी ने इसी कंटेक्स्ट में कहा, कहते सबसे बड़ी गड़बड़ तो तब हुई, तिब्बत को हम पर पूरा विश्वास था, तो यदि कहना हो तो ये कहिए कि हमने तिब्बत के साथ विश्वासघात किया है। और गुरुजी ने एक बात और कही कि इस विश्वासघात का प्रायश्चित एक ही है, तिब्बत को दोबारा आज़ाद करवाकर उनको वापस करना होगा। प्रिय मित्रों, ये जो पूरा नॉर्थ ईस्ट का, क्योंकि तिब्बत की सीमा लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक लगती है, पूरा नॉर्थ ईस्ट, क्या नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट दोनों ही कवर होते हैं। लद्दाख तो नॉर्थ वेस्ट में आता है और अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट में आता है। तो तिब्बत की सीमा पूरे हिमालय से लगती है, और हमने पूरे हिमालय के सिर पर चीन को लाकर खड़ा कर दिया है। अच्छा, फिर हमने एक रेजोल्यूशन पास किया था लोकसभा में सर्वसम्मति से कि जितना मर्जी समय लग जाए, जो मर्जी हो जाए, कोई भी तरीका हमें इस्तेमाल करना पड़े, हम चीन के कब्जे में गई एक एक इंच वापस ज़मीन लेंगे। ये हमारा उसमें प्रस्ताव है सर्वसम्मति से। और अब चलिए, अब तो स्थिति थोड़ी बदल गई है। आज से 20-25 साल पहले आप दिल्ली में किसी से बात करते कि वो भाई साहब एक प्रस्ताव लोकसभा में पास हुआ था, उसमें तो कहा वो ठीक है, ऐसे प्रस्ताव होते रहते हैं भाई, अब कोई लड़ाई झगड़ा करने का वक्त थोड़ा है, बैठकर कोई बात करनी चाहिए। और सरकार की पूरी इच्छा यही रही कि किसी ढंग से चीन से बैठकर बातचीत की जाए। और चीन बैठकर बातचीत का अर्थ ये मानता था कि आप लद्दाख हमारे हवाले कर दो, तो अरुणाचल का जो हिस्सा हमने लिया हुआ है, जिस पर हम दावा करते हैं, वो छोड़ देंगे। और दिल्ली में इस प्रकार की चर्चाएं शुरू हो गई थी। मैं कई बार सोचता हूँ कि आपने रेजोल्यूशन तो पास कर लिया, लेकिन उसको अचीव करने के लिए किया क्या? अब किया क्या है वो सुन लीजिए। जितना जे तिब्बत के साथ हमारी सीमा लगती है, उसके 25-30 किलोमीटर के इधर को सरकार ने कोई सड़क नहीं बनाई, कोई डेवलपमेंट नहीं की, कोई स्कूल नहीं खोला, कोई अस्पताल नहीं खोला, कुछ नहीं किया। तो किया क्यों नहीं भाई? आखिर लोग तो हमारे ही हैं। इसका जवाब डिफेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में दिया। पार्लियामेंट में किसी ने पूछा कि भाई साहब बाकी तो ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट बाकी सब जगह जा रही है, ये जो आपने सीमा के साथ साथ 50-50 किलोमीटर का जगह छोड़ी हुई है, इतने लोग बेचारे वहाँ रहते हैं जहाँ डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं है। तो उन दिनों डिफेंस मिनिस्टर थे आपके केरल के, वो A.K. एंटोनी क्या नाम था उसका, तो बड़े वैसे सज्जन और ईमानदार आदमी थे भाई। उसने पार्लियामेंट में जवाब दिया हुआ है कि इट इज़ अवर पॉलिसी, ये तो हमारी पॉलिसी है कि हमने वहाँ डेवलपमेंट नहीं करनी है। तो मेंबर ने पूछा भाई साहब ऐसी खतरनाक पॉलिसी का कारण क्या है?
कि लोग अपने ही हैं, हस्पताल तक नहीं, सड़क तक नहीं। उसने कहा हमने इसलिए नहीं बनाई कि यदि कल चीन हमला करेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर यदि बना हुआ मिल गया तो वो इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके आगे आ जाएगा। इसलिए हमने तो कमाल ही कर दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया कि वो आए ना पाए। हमला करेगा तो आएगा कैसे, सड़कें तो है ही नहीं। तो किसी ने पूछा भाई साहब बात आपकी ठीक है, ऐसे अक्लमंद हिंदुस्तान को मिलते रहे फिर तो समस्या हल ही है। लेकिन जो चीन ने जो तिब्बत की सीमा के साथ एरिया लगता है वहाँ तक सड़कें डाली हैं, और उन्होंने लहासा तक रेलवे लाइन बिछा दी है, और अब वो उसको नेपाल की सीमा तक ला रहे हैं और हिंदुस्तान की सीमा पर भी ला रहे हैं। तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बना लिया? उनको डर नहीं लगता कि यदि आपने हमला कर दिया तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे? कहते ये समझ नहीं आया कि बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं, डरते नहीं होंगे, यही कारण हो सकता है। तो ये मानसिकता देखिए, इस मानसिकता को गुरु नानक ने एक जगह लिखा हुआ है, मन के जीते जीत। इसमें आधा आप और ऐड कर लीजिए, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। देखिए सबसे पहले लड़ाई मन में होती है और उसके बाद ज़मीन पर होती है। जो मन से हार जाता है वो ज़मीन पर कभी जीत ही नहीं सकता। जो मन में जीत जाता है उसके ज़मीन पर जीतने के 90% चांस बन जाते हैं। 10% तो हर वक्त भाई खतरा रहता ही है, लेकिन जो मन से ही हारा हुआ है वो ज़मीन पर क्या जीतेगा भाई? मैं अभी मुकेश भाई शाह को मिलकर आया था, मैंने उनको एक बात कही थी कि मैं कोरोना से इसलिए बच गया कि मैं मन से नहीं हारा। डॉक्टर मुझे बार बार कहता रहा इसीलिए बच गए, आपने कभी मन में हार स्वीकार ही नहीं की कि मैं मरूंगा, जी मन में आया ही नहीं एक बार भी। तो यदि एक बार भी आ जाता कि अब नहीं बचने के चांस भाई, आसपास 100 मरीज है, 5 तो निकल लिए देखते देखते, अब मैं कहाँ बचूंगा, फिर निकल जाता मैं भी। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। भारत सरकार चीन को लेकर मन से ही हार बैठी थी, और सीमाओं की रक्षा मन के हारने से नहीं होती। सीमा वो ले गया कि वो ले गया, वो बात की बात है, लेकिन मन के जीतने से सीमा की रक्षा होती है। अब ये स्थितियां क्यों बदल रही हैं? अब जी चीन के साथ भैया पंगा, कुछ लोग ये कहते दिल्ली में, देखिए भाई साहब बड़ी अजीब बात है, आज तक शांति थी, एक सिंगल गोली नहीं चली, समझौता हो चुका था, वो भी नहीं गोली चलाएंगे, हम भी नहीं गोली चलाएंगे, तो शांति से काम चला हुआ था। अब जब से ये सरकार बदली है रोज कुछ ना कुछ पंगा होता रहता है। अब पंगा तो होगा ही भाई। अब आपकी सड़क भी बिल्कुल सीमा तक जा रही है। अब पता चला एक हवाई अड्डा भी सीमा के आसपास ही बन रहा है, जहाँ कभी स्कूल तक नहीं था वहाँ स्कूल भी खुल रहा है। लद्दाख जैसे क्षेत्र में बिल्कुल सीमा तक सड़कें जा रही हैं। तो चीन तो अभी तक चुप बैठा था कि भाई साहब ये तो इनका क्या है, ये तो पहले डरे हुए हैं, और सचमुच डरे हुए। इसका एक उदाहरण भी है, एक सुब्रमण्य स्वामी की किताब आई थी, चाइनाज तिब्बत पॉलिसी, कुछ ऐसा, अब एग्जैक्ट नाम मेरे ध्यान में नहीं। उसने एक इंसिडेंट कोट किया हुआ है कि चीन के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ब्रह्मचेलानी शायद उसको कोट किया है कि अमेरिका गए, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट ने पूछा कि भैया एक बात समझ नहीं आती, आप साल 2 साल बाद हिंदुस्तान की सीमा में घुसपैठ कर देते हो, फिर वापस चले आते हो, तो क्या आपका पर्पस क्या, आपको थोड़ा जीतना चाहते हो? तो कहते उस राष्ट्रपति का हमने जीत कर क्या लेना, हमारे पास पहले ही ज़मीन इतनी है कि हमने उनकी ज़मीन जीत कर क्या लेना। तो कहते फिर आप ये ड्रामा करते क्यों हो? तो उसका बड़ा उत्तर ज़बरदस्त है। उसने कहा जस्ट टू सी दी रिएक्शन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। तो फिर राष्ट्रपति ने पूछा कि क्या रिएक्शन है? कहता वही 62 वाला ढीला डाला। अब भाई वो रिएक्शन बदल गया है, अब वो कम वक्त ढीला डाला नहीं रहा। मुझे किसी ने कहा कि गुजराती में कम वक्त शब्द मत प्रयोग किया करो, लेकिन मुझे आदत है भाई, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया है। तो वही ढीला डाला, अब वो बदल गया है। अब लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान भी चीन की आंख में आंख डालकर बात करता है। बस जब आंख से आंख डालेगा भाई कुछ देर तो गड़बड़ होती रहेगी, फिर दोनों एक दूसरे की आंख को समझ जाएंगे, शांति हो जाएगी। तो शांति स्थापित करने का एक ही तरीका है कि आंख से आंख डालकर बात करो, लेकिन आंख से आंख डालकर बात करने से पहले इतनी ताकत इकट्ठी कर लो कि आंख से आंख डाली जा सके। वो कहते हैं ना, दोनों आंख से आंख की कौन सबसे पहले पलक झपकता है, जो झपकेगा मारा जाएगा। तो आपको देर तक पलक ना झपकें
वो तभी हो सकता है यदि आपके पास पूरा साधन है सुरक्षा करने का। मैं कई बार कहता हूँ तगड़े लोगों की लड़ाई कभी नहीं होती, सब जानते एक दूसरे को कि मैंने मारा तुझे भी मारेगा। तगड़े लोग गालियाँ निकालते रहेंगे एक दूसरे को, लेकिन आपस में लड़ेंगे कभी नहीं। लड़ाई सदा तगड़े और कमजोर में होती है। यदि आपके पड़ोस में तगड़ा देश है तो आप लड़ाई से बचना चाहते हो तो आप भी तगड़े हो जाओ, अदरवाइज लड़ाई से बच ही नहीं सकते। जब तक आप कमजोर हैं तो तगड़ा आपको छोड़ेगा क्यों? दोस्ती भी तगड़ों में होती है, कमजोर और तगड़े में समझौते होते हैं, दोस्ती नहीं होती। हम चीन से, यदि कई मेरे तिब्बत के मित्र पूछते हैं कि अग्निहोत्री जी भारत सरकार हमें आज़ाद करवाने के लिए कुछ नहीं कर रही है, ओ भाई मैं क्या, आप अपनी छोड़ो, हमारा जो इलाका चीन ने कब्जे में किया हो उसको छुड़ाने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है? तो आप तो तब कहो यदि हमने अपना छुड़ा लिया हो, आपका रहने दिया हो। हम तो अभी अपना नहीं छुड़ा पाए। अब जब से नीति बदली है तब से चीन में इस बात को लेकर चिंता हो रही है कि मामला कुछ गड़बड़ हो गया है। केवल चीन में नहीं, दुनिया के दूसरे देशों में भी चिंता हो रही है कि हिंदुस्तान ताकतवर नहीं बनना चाहिए। इसलिए प्रिय मित्रों, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जो हमारी तैयारी है, जहाँ एक प्रकार से कहना चाहिए वो स्थिति है, वो पिछले 10-15 सालों से मानसिक परिवर्तन होना शुरू हो गया है। बस आप समझ लीजिए ये आगे बढ़ने का पहला स्टेप है। दूसरी बात जो मैं अभी भाई अब लगभग 9:55 हो ही गए हैं, मुझे 5-7 मिनट का ही समय है। दूसरी बात जो मैं कल आपसे शेयर करना चाहता था, आज उसको निपटाता हूँ। आपने सीमाओं की सुरक्षा पूरी तरह कर ली है, वहाँ चिड़िया नहीं पर मार सकती, लेकिन भीतर से हिंदुस्तान ही बदल गया है, फिर क्या करोगे? अब भाई मेरी बात को समझते ना कि यदि भीतर से हिंदुस्तान ही बदल गया तो फिर किसकी सुरक्षा? जैसे वो कल शायद मैंने कोट भी किया था, वो पंडित मोहम्मद इकबाल का है ना, यूनान मिस्र रोमा मिट गए जहाँ से। तो मैं इटली गया था, बड़ी पुरानी बात है। तो रात को किसी के घर नहीं गया, फिर रेलवे स्टेशन सो गया जाकर। होटल के लिए तो पैसे बहुत लगते बाहर भाई। तो मुझे बैठे बैठे वो मोहम्मद इकबाल का शेर आया कि यूनान मिस्र रोम, तो रोम में तो वो था ही, इटली की राजधानी रोम है, तो वहाँ मिटने मुटने वाली तो कोई बात दिखाई नहीं दी। तो वहाँ मुझे लगा सुबह शायद देखेंगे बाहर खंडहर पड़े होंगे, तो सुबह भी मामला ठीक ही था, रात बढ़िया था। तो मैं बहुत सोचता रहा कि जी हाँ, फिर मोहम्मद इकबाल क्या लिखता है, क्या मिट गया? तो जिसके पास मैं गया था उसने मुझे कहा दूसरे तीसरे दिन कि डॉक्टर साहब हमारा नेशनल म्यूज़ियम जो है वो आप देखने जाएंगे। तो अब मैं कहा ठीक है भाई। तो वहाँ बहुत बहुत बड़ा म्यूज़ियम था, भांति भांति की मूर्तियाँ, कोई किसी की, कोई किसी की, कोई पत्थर की, कोई कांसे की, कोई वैसे तराशी हुई जैसे होता ही म्यूज़ियम में। अब मुझे तो भाई पता नहीं था कौन किसकी मूर्ति है, कौन क्या है। उन्हीं के इटली वालों के देवी देवताओं की, उनके महापुरुषों की, उनके पूर्वजों की मूर्तियाँ थीं। अब जिसके साथ मैं जा रहा था तो मुझे कुछ ना कुछ तो टीका टिप्पणी करनी थी। तो मुझे कोई मूर्ति बहुत ही अच्छी लगती थी तो मैं कह देता गुड पीस ऑफ आर्ट, और ऐसा यदि नहीं अच्छी लगती थी तो चुप रहता था। लेकिन मुझे लगा कि ये जो इटली के लड़के लड़कियां जहाँ घूम रहे हैं, इनके लिए दीज आर नॉट मियर पीसेस ऑफ गुड आर्ट और बैड आर्ट। इनके तो जो पूर्वज हैं, महापुरुष हैं, देवी देवता हैं, तो ये जब इनको देखते होंगे तो इनके मन में कहीं ना कहीं एक आध क्षण के लिए वाइब्रेशन होती होगी। वो वाइब्रेशन ही राष्ट्रीय तो होती है। तो लेकिन मैंने देखा वो भी कम वक्त ऐसे ही मेरी तरह बोल रहे थे कि अच्छा गुड पीस ऑफ आर्ट, बैड पीस ऑफ आर्ट, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट। तब मुझे मोहम्मद इकबाल का वो मामला समझ आ गया भाई। उसने जो कहा कि रोम मिट गया, तो अब बायोलॉजिकल आर्डर में तो रोम नहीं मिटा। ये जो अंदर घूम रहे थे लड़के लड़कियां, वो बायोलॉजिकल कंटिन्यूटी में तो वो ही थे, लेकिन जो मिट गया रोम था वो नेशनल म्यूजियम में बंद पड़ा था, और बाहर का जो रोम था उस रोम का नेशनल म्यूजियम बड़े रोम से कुछ लेना देना नहीं था। अब हिंदुस्तान की स्थिति क्या है? दिल्ली में भी नेशनल म्यूजियम है, तो मैं एक बार वहाँ भी देखने गया था। तो वहाँ क्यूरेटर था, एक गणेश जी की मूर्ति बहुत बढ़िया लगी हुई थी। तो मैंने उसको पूछा, मैं क्या भाई साहब जी क्या है?
कहते गणेश जी की मूर्ति। बड़ा प्रसन्न हुआ कि अग्निहोत्री जी को गणेश जी की मूर्ति कभी नहीं पता। तो कहते जी गणेश जी की मूर्ति है। अच्छा, मैं कहा बढ़िया, अच्छी है, बहुत बढ़िया है। तो मैं कहा जहाँ क्यों रखी हुई है? वो बड़ा हैरान हुआ कि जहाँ क्यों रखी हुई? कहते डॉक्टर साहब जी तो बड़ी सेफ रखी हुई है और बहुत बढ़िया जगह है, इसके लिए तो अलग से बनाया हुआ है, वो क्लोजर वगैरह बनाया हुआ है। नहीं, मैं कहा जी गणेश जी की मूर्ति वैसे कहाँ होती है? पहले उसको समझ ही नहीं आया। कहते और भी कुछ म्यूजियम में है। मैं कहा वो तो भाई अच्छी बात है, लेकिन ये मूर्ति होती वैसे कहाँ है? तो एक दो बार तो उसके पल्ले नहीं बात पड़ी। फिर जब मैंने थोड़ा और प्रेक किया तो वो शायद समझ गया, तो थोड़ा चुप होकर बोला कि गणेश जी की मूर्ति तो मंदिर में होती है। तो मैं कहा जहाँ क्या कर रही है? कहते वहाँ चोरी होने का खतरा है, पुरानी है, चोरी होने का खतरा है। मैं कहा आखिर किसी मंदिर से उठाई होगी। कहता मंदिर से ही। अब आखिर गणेश की मूर्ति किसी की छत पर थोड़ा होनी, मंदिर से उठाई होगी और कहाँ से उठाई होगी? तो मैं कहा जिस मंदिर से उठाई होगी, जब कभी लगी होगी तो प्राण प्रतिष्ठा भी हुई होगी। प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ होता है कि अब ये पत्थर नहीं रहा, अब ये देवता जिंदा ही देवता हो गया है। तो इसको मंदिर में होना चाहिए या म्यूजियम में होना चाहिए? जब देवताओं की मूर्तियां मंदिरों से उठकर म्यूजियम में आने लगे तो समझ लीजिए कि मामला गड़बड़ होने लगा है। ये राष्ट्रीयता के और संस्कृति के ह्रास के लक्षण होते हैं। और इतने सालों से हमारी सरकारें इस प्रोसेस को प्रोत्साहन दे रही थी और इसको रोकने की कोशिश नहीं कर रही थी। ये तो हिंदुस्तान का सौभाग्य है कि अतीब विपरीत परिस्थितियों में भी हम अपनी जड़ से टूट नहीं रहे। अदरवाइज कोशिश सब हो रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा को सबसे बड़ा खतरा ही यही है। सीमा की सुरक्षा के बाद यदि सीमा तो इंटैक्ट है, मकान इंटैक्ट है, उसके अंदर कोई नहीं घुस सकता। आप 200 साल पहले मकान छोड़कर गए थे, आपके जो वहाँ बच्चे थे वो गणेश जी की आरती किया करते थे। आप 200 साल बाद आए तो वहाँ गणेश जी उठाकर रखे हुए हैं ढेर में और वहाँ आरती कुछ और हो रही है। फिर आप क्या कहेंगे? भाई छोड़कर जो घर गया था, अब ये घर वो घर नहीं है। सीमा की सुरक्षा आपने की हुई है, मकान के अंदर रोशनदान तक नहीं रखा कि बाहर से ना जाए। सीमा की सुरक्षा प्लस संस्कृति की सुरक्षा। ये जो भ्रम फैला हुआ है कि केवल सीमा की सुरक्षा से राष्ट्र की सुरक्षा हो जाती है, सीमा की सुरक्षा से राष्ट्र की सुरक्षा नहीं होती, दोनों का होना जरूरी है। अंदर की रक्षा भी होना जरूरी है। अंदर की रक्षा को, जैसे मैंने कहा, नॉर्थ वेस्ट में दंश मारा गया, नॉर्थ ईस्ट में दंश मारने की कोशिश की और अभी भी वो दंश मारने की कोशिश जारी है। बदकिस्मती ये रही, इंडिया गवर्नमेंट ने इसको प्रोत्साहन दिया। ये मैं बस भाई अपनी लास्ट ये बात बताकर ख़त्म कर दूंगा। ये आप यकीन मानो, बस ये लास्ट उदाहरण है। बहुत साल पहले, मैं 1984, 81 या 2 की बात होगी, उन दिनों ईरान में खुमैनी आए थे और शाह को वहाँ से भगा दिया था। तो मैं ईरान में गया हुआ था। ईरानी अमेरिका को बहुत गालियाँ निकालते थे, इन शैतूने बुजुर्ग कि सबसे बड़ा शैतान अमेरिका है। रूस को तो उससे भी ज़्यादा गालियाँ निकालते थे कि ये मजहब को अफीम मानता है और इसलिए रूस भी उनकी हिट लिस्ट में होता था। चीन को भी गालियाँ देते थे, चीन भी शैतूने बुजुर्गी है कि मजहब के खिलाफ है। लेकिन वहाँ की यूनिवर्सिटियों में प्रो चाइना इंटेलेक्चुअल्स का ग्रुप भी होता था, प्रो अमेरिका इंटेलेक्चुअल का ग्रुप भी होता था और प्रो रशिया इंटेलेक्चुअल ग्रुप भी होता था। सेमिनार छोटे मोटे होते रहते थे। और ईरान के लोग सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान की तारीफ करते थे, अभी भी करते हैं। कितनी करते हैं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक बार खुमैनी ने आर्डर निकाला कि जितने खारजी हैं वो सब देश छोड़कर चले जाएं। खारजी यानी विदेशी, कि ये अपने ईरान को लूट रहे हैं, जहाँ का पैसा बाहर ले जा रहे हैं, तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर सब खारजी भगा दिए जाएंगे। तो मेरा ईरानी दोस्त था, वो मिलने के लिए आया। मैंने उसको कहा, मैं कहा भाई अब तो मुझे जाना पड़ेगा जहाँ से। कहता क्यों? मैं क्या, खुमैनी का ऑर्डर आ गया कि सब खारजी निकले यहाँ से। जी बिल्कुल ठीक है। कहता ये सारे खारजी हमें लूट रहे हैं, हमारा पैसा ले जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल आपकी बात ठीक है, फिर मुझे भी जाना पड़ेगा। नहीं, कहता आपको क्यों जाना पड़ेगा? मैं कहा मैं भी खारजी हूँ,
तो उसने क्या कहा, वो एक कहते शुमा खारजी नहीं शुमा हिंदी है, कि तुम विदेशी थोड़ा हो, तुम तो हिंदी हो। मतलब ईरान वाले हिंदी को विदेशी मानने को तैयार नहीं कीजिए, तो अपने ही हैं। इसके बावजूद यानी ईरानी तो इंडिया को खारजी मानने को तैयार नहीं, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी में प्रो इंडिया कोई ग्रुप हो सेमिनार करने के लिए इंटेलेक्चुअल्स का, ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने अपने एम्बेसडर से पूछा, हमारे एम्बेसडर वहाँ जो थे वो मुसलमान ही थे, कभी 400-500 साल पहले ईरान से ही आए थे। तो मैंने कहा सर मैं क्या, आपने तो ये फील किया होगा, तो आपको क्या लगता है? मुझे कहता अग्नि तो ये आप ईरान में कितने दिनों से हो? मैं कहा लगभग 7-8 महीने हो गए। आपने कहता क्या अनुभव किया? वो मैं कहा सर आप तो इतने दिनों से हो, आप तो एम्बेसडर हो, मुझसे बेहतर आप जानते होंगे, मुझे क्या पता क्या है। तो उसने एक मुझे प्रश्न किया, कहता मुझे एक बार बताओ, यदि किसी दूसरे देश में चीन के पक्ष में कोई ग्रुप बने तो उसको आप क्या कहेंगे? ईरान वाले क्या कहेंगे? मैं गद्दार कहेंगे, और क्या कहेंगे? तो कहते लेकिन यदि उस देश की आइडियोलॉजी को लेकर ग्रुप बने, फिर वो गद्दार नहीं, फिर इंटेलेक्चुअल कहा जाता है कि भाई आइडियोलॉजी डिफरेंट होती है, एक इंटेलेक्चुअल इसके पक्ष में, दूसरा उसके पक्ष में है। कहते इसलिए प्रो रशिया ग्रुप भी है, प्रो चाइनीज़ ग्रुप भी है, प्रो अमेरिका भी है, डेमोक्रेसी है, पूंजीवाद है। लेकिन इंडिया के पक्ष में ग्रुप बनाने के लिए इंडिया की आइडियोलॉजी क्या है? उसने मुझसे पूछा कि आपको क्या लगता है यदि प्रो इंडिया ग्रुप बनाना हो तो किस आइडियोलॉजी के बेस पर बनाएंगे? रशिया की कम्युनिज्म है, चाइना की कम्युनिज्म है, अमेरिका की कैपिटलिज्म है, इंडिया की आइडियोलॉजी क्या है? मैं सर बात आपने बड़ी ज़बरदस्त कही है, आपको क्या लगता है क्या है? अब वो था मुसलमान, मैंने सोचा कुछ मैंने बोल दिया तो नेगेटिव ही ना माना जाए, तो मैं चुप ही रहा। कहता देखो इंडिया की आइडियोलॉजी है इंडिया के उपनिषद, इंडिया का वेद, इंडिया का दर्शन शास्त्र, और इसको लेकर यदि हम ईरान में इंटेलेक्चुअल ग्रुप खड़ा करने की कोशिश करते हैं तो इंडिया गवर्नमेंट कहती है ये कम्युनलिज्म है। उसने कहा इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच रिजेक्टेड हर कल्चर ऑफिशियली। तो भाई जब इंडिया गवर्नमेंट ने कल्चर को रिजेक्ट कर दिया ऑफिशियली, और मिशनरीज ने कन्वर्ट करना शुरू कर दिया ऑफिशियली, और गणेश की मूर्तियां मंदिर से उठकर जाने लगी म्यूजियम में ऑफिशियली, तो इसका मतलब वायरस अंदर घुस गया है। तो जैसे कोरोना का वायरस था ना, बड़ी गड़बड़ कर गया था, अब सरकार बदल गई है, अब वो कहते दवाइयाँ वगैरह ढूंढी जा रही हैं कि जैसे कोरोना के वायरस को मारने के लिए दवाइयाँ बनी थी, अब नई नई दवाइयाँ निकल रही हैं भाई। तो अब राम का मंदिर भी बन गया ऑफिशियली, और एक पूरा कल्चर रेवोल्यूशन हो गया है। इधर पता चला काशी जी में भी कुछ ना कुछ होने वाला है, और मथुरा का भी लेकर थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला शुरू हो ही गया है। अब ऑफिशियली इंडिया के कल्चर को रीइंस्टेट करने की कोशिश की जा रही है। जो अंग्रेजों ने सस्पेंड कर दिया था, कांग्रेस गवर्नमेंट ने टर्मिनेट कर दिया था, अब उसको दोबारा रीइंस्टेट करने की कोशिश हो रही है। यदि सक्सेसफुली रीइंस्टेट हो गया तो आप समझ लीजिए चीन को भी मैसेज मिल जाएगा, पाकिस्तान को भी मिल जाएगा, और दूसरे देशों को भी मिल जाएगा, और हिंदुस्तान का भविष्य सांस्कृतिक दृष्टि से भी और भौगोलिक दृष्टि से भी सुरक्षित हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।